So hello and welcome to another exciting episode of सोच से मंजिल तक with Nishita Karira. Thank you so much, sir. thank you. I'm so honored to be part of this podcast. I'm so grateful. So welcome to the show. Thank and you, कैसा sir. लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है. Actually, I'm honored to be part of this podcast. बहुत अलग सी फीलिंग है. फर्स्ट टाइम मैं किसी पॉडकास्ट में आई हूँ और ऐसे कॉन्वर्जेशन करी, और आपसे तो मैंने कभी बात भी नहीं हुई है हमारी, तो इट्स लाइक रॉ एंड रियल फॉर द फर्स्ट टाइम. बिल्कुल, एंड दैट इज़ आई वांट टू कीप इट. एंड मुझे जल्दी से ये बताओ कि ऐसा कैसा प्लान बना कि फैशन इंडस्ट्री के अंदर आना है या फैशन इंडस्ट्री में ही काम करना है? कैसे प्लान बनाया ये? प्लान तो बचपन से था, बट अब बहुत कॉन्टेम्पलेटिंग था कि मुझे ये करना ही है. कि बहुत इनडिसाइसिव हो रही थी इस चीज़ को लेकर के. बचपन से करने का शौक था बिकॉज फैशन मुझे बहुत फैसिनेट करता है. लाइक फ्रॉम द एज ऑफ, आई मस्ट से फ्रॉम द एज ऑफ 2, मुझे बचपन से, मुझे जो मम्मी कपड़े बोलती थी मैं वो बिल्कुल नहीं पहनती थी. अपने अलग निकाल के किसी को किसी के साथ मिक्स मैच करके, या मम्मी की कोई चुन्नी लेकर के उसको ड्रेप करती थी अलग अलग तरह से. तो मुझे बहुत फैसिनेट करता था. तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग तो करना ही है, लेकिन कहाँ से करना है, कैसे होगा, ये सब कुछ भी नहीं पता था. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने NIF को चूज़ किया सिर्फ यहाँ पे फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए, और मुझे बहुत अच्छा गाइड भी किया गया है. और मेरा वो ड्रीम मुझे परस्यू होता हुआ दिख रहा है NIF में आने के बाद. तो बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. एंड मुझे ये जानना है आपसे कि मतलब जब कोई फैशन इंडस्ट्री में आता है नया या इस करियर को परस्यू करना चाहता है, तो उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फैशन इंडस्ट्री में आने से पहले? फ़ैशन इंडस्ट्री वैसे बहुत वाइड है. ट्रेंड्स लाइक मिनट्स में चेंज होते हैं यहाँ पे, बट हमको अगर उसमें केपेबल रहना है या हम चाहते हैं कि हम उसी में रहें, तो हमको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. डेली हम नई नई चीज़ें सीखें. यूजुअली तुम वो सीखो जो तुम्हारा मन करता है, और तुम्हारी जो नीश है तुम उस पर ही रहो, ताकि तुम अगर कोई आगे बिजनेस भी करते हो तो तुम्हें बहुत हेल्पफुल भी रहे. लेकिन नई नई चीज़ें, ट्रेंड्स में हमेशा ध्यान देना चाहिए. मैगजीन्स, फैशन शोज़, ये सब देखने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, सो दैट हम जो कर रहे हैं वो भी हमको आना चाहिए. मेनली स्टिचिंग तो आनी ही चाहिए, सो दैट अगर तुम अपना बिजनेस करते भी हो और एंड मोमेंट पे तुम्हारे वर्कर्स ने मना कर दिया कि वो ये चीज़ नहीं कर सकता, और तुम्हें लास्ट मोमेंट पे देना है कल ही क्लाइंट को, तो एटलीस्ट तुम बैठ कर के उसको एक दिन तो सही कर सकते हो कि एक दिन तुमने गारमेंट पूरा कर लिया. एटलीस्ट तुम्हारा क्लाइंट तो नहीं जाएगा, तुम्हारा उसके ऊपर एक गंदा नज़रिया तो नहीं रहेगा कि तुमने तो उसका काम कंप्लीट नहीं किया. तो आई थिंक सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टिचिंग से लेकर के डिज़ाइनिंग तक, मूड बोर्ड्स बनाने से लेकर स्केचिंग, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है फैशन इंडस्ट्री में. एंड मुझे ये चीज़ आपसे जाननी है कि जब हम एक फ़ैशन डिज़ाइनर के बारे में कोई डिस्कशन करते हैं, आपने बताया कि आपको मूड बोर्ड्स भी बनाने पड़ते हैं, है ना? जैसे आपने बताया कि भाई स्टिचिंग अगर आपकी टीम ने कल आपको दगा दे दी, तो यू कैन सिट एंड डू योर होल स्टिचिंग इन वन गो, आप खुद ही कर सकते हो. यानी मतलब जो एक फ़ैशन डिज़ाइनर होता है उसको डिज़ाइन से लेके टेलरिंग तक सब आना चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए. एंड इसका क्या प्रोसीजर रहता है? मतलब जैसे अगर मुझे सपोज करो कोई गारमेंट कंस्ट्रक्ट करना है, या मुझे एक मुझे अपने लिए एक जैकेट बनाना है सपोज कीजिए, तो मुझे प्रोसीजर बताओ कि कैसे बनेगा. मतलब मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, क्या मेरा थॉट प्रोसेस रहना चाहिए, एंड कैसे डिसाइड करा जाता है, मतलब आप लोग कैसे प्लान करते हो किसी गारमेंट को, ये बताओ मेरे को. तो प्लान तो अगर हमारा कुछ ऑलरेडी डिज़ाइन है, या अगर तुम्हें कोई थीम भी प्रोवाइड की गई है, तो अगर वो थीम है तो भी हमको उसके लिए मूड बोर्ड्स बनाने पड़ते हैं, सो दैट उस थीम के छोटे छोटे इमेजेस लेके हम मूड बोर्ड में इंसर्ट करें, ताकि हमको ओवरव्यू मिल जाए कि आगे हमारी डिज़ाइन कैसी आएगी. मूड बोर्ड, थीम बोर्ड, इंस्पिरेशन बोर्ड, ये सब कलर बोर्ड बनने के बाद में हमारी एक डिज़ाइन सेलेक्ट होती है. सिल्हूट डेवलपमेंट बनता है. सिल्हूट डेवलपमेंट में हमारे अलग अलग सिल्हूट्स होते हैं, लाइक फ्लो ऑफ द गारमेंट कैसा होगा. उसके बाद एक डिज़ाइन सेलेक्ट होती है, एंड देन वी वो मूव ऑन टू पैटर्न मेकिंग एंड स्टिचिंग. पैटर्न मेकिंग में पहले हम जो फिटिंग्स ले लेते हैं, मेजरमेंट्स ले लिए, उसके बाद हम ड्राफ्ट पेपर पे उसको कट करते हैं, सो दैट जब हम उसको फैब्रिक पे कट करें तो सही मेजरमेंट आए और फैब्रिक हमारा वेस्ट ना हो. फैब्रिक पे कट करने के बाद फिर हम उसको स्टिच करते हैं, या हैंडवर्क जो चाहिए वो सब बाद में होता है. सो बेसिकली अगर किसी एक बंदे को एक गारमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में समझना है, तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोग कोई इंस्पिरेशन पकड़ के पहले आप लोग उसके मूड बोर्ड्स बनाते हैं कि भाई
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियो में ये ड्रेस कैसी लगनी चाहिए, या किस मेरे ख्याल से सीजन्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर कि कैसा सीजन के हिसाब से क्या चीज़ें चेंज फैब्रिक होती हैं। ले रहे हैं उस बेसिस पे सीजन्स भी होते हैं, अगर जो सीज़न है उस बेसिस पे हम फैब्रिक लेंगे ना वैसा। तो मुझे बताओ फैब्रिक्स के बारे में भी, क्योंकि मुझे फैब्रिक्स की भी नॉलेज नहीं है जैसे, या जो भी हमारी ऑडियंस सुन रही है, तो कितने टाइप के फैब्रिक्स होते हैं, मतलब इंडिया में क्या फैब्रिक्स होते हैं, बाहर के क्या फैब्रिक्स हैं, कैसे डिसाइड करा जाता है कौन सा फैब्रिक चूज़ करना है। ठीक है, फैब्रिक्स तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, लाइक मेनली कॉटन, लिनन, सिल्क और ये सब होते हैं, लाइक जरदोजी, बांधनी, ये सब फैब्रिक्स रहते हैं। लेकिन आजकल बहुत अलग अलग तरह के फैब्रिक्स भी आ रहे हैं, लाइक उनका फ्लो इतना अलग होता है, बट उनको स्टिच करने में बहुत इशू आता है। उसके लिए जो हम स्टिचिंग मशीन्स होती है वो भी अलग चाहिए होती है, लाइक मिक्स वाला मटेरियल आता है, विस्कॉस हो गया, रेयॉन हो गया, ये सब बहुत यूज़ करे जाते हैं। लाइक अगर समर्स है तो हम पहनेंगे लिनन हो गया, कॉटन हो गया, ऐसा पहनेंगे, लेकिन विंटर्स में हम बिल्कुल ही अपोजिट पहनते हैं, लाइक हमने वेलवेट पहन लिया या थोड़े थिक फैब्रिक्स पहन लिए ऐसा। तो उसका फ्लो भी अलग रहता है, और मतलब हमको जो प्रोवाइड चाहिए, हमको जैसे समर्स में चाहिए कूलिंग प्रोवाइड करे तो वो भी मिल जाता है। एंड ये फैब्रिक सोर्सिंग कैसे होती है, मतलब कहाँ से आप लोग ये फैब्रिक्स को सोर्स करते हो? ऐसी कोई लोकेशंस हैं जहाँ पे सिर्फ फैब्रिक्स ही मिलते हैं? फैब्रिक सोर्सिंग तो बहुत वाइड चीज़ है। अगर हमको बिल्कुल फैब्रिक की छोटी छोटी नॉलेज चाहिए तो हमको जहाँ हम रहते हैं, मेनली जैसे मैं उदयपुर की हूँ, तो मुझे उदयपुर में हर फैब्रिक स्टोर पे जा कर के देखना पड़ता है कि मुझे कौन सा फैब्रिक बेटर क्वालिटी में मिल रहा है या मेरा बजट जो है उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, सो दैट मेरा गारमेंट जब बने तो बहुत अच्छा दिखेगा। फैब्रिक ही चीप होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमको बहुत सोर्सिंग करनी पड़ती है। अगर तुम चाहो ऑनलाइन करो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन सोर्सिंग तो बहुत मस्त है। हर एक स्टोर पे भले तुम 2 घंटे बिताओ, जो भी हर एक फैब्रिक देखो, स्वॉचेस लेके आओ, उस पर हम स्वॉचेस लेके आके हम अगर हमें डाई करना है तो हम उस पर डाई भी करके देखते हैं कि कैसा स्वॉच आ रहा है, तो फिर जाके हम पूरा फैब्रिक लेकर के आते हैं। ओके, ये तो बहुत सारी डिटेल है जो आप अभी बता रहे हो। मैं थोड़ा थोड़ा इसको गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारे पॉडकास्ट लगने वाले हैं आपके साथ। तो ठीक है, वी कैन हैव वन मोर पॉडकास्ट ओके जहाँ पे सर, हम टेक्निकल डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। पर फॉर नाउ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मुझे ये बताओ कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताई मेरे को, है ना, इतनी फटाफट आपने बता दिया ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, कितने साल लगे सीखने में? साल तो मुझे अभी एम वर्क करते हुए NIF में 2 साल ही हुए हैं, बट क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पहले से था और मेरी मम्मा का भी बैकग्राउंड है कि वो मतलब हैंडमेड चीज़ें बनाती, लाइक शी क्रोशे एंड ऑल दैट, तो मुझे उनसे भी बहुत नॉलेज मिली है। और मेरे मम्मी की जो पेरेंटल साइड है वो सब फैब्रिक में ही है, उनका बिजनेस ही फैब्रिक में, तो मुझे उधर से भी बहुत नॉलेज ऑलरेडी है कि फैब्रिक कैसा कैसा होता है या क्या करना चाहिए ऐसे। ग्रेट। सो जब आप फैशन डिज़ाइन में एज अ स्टूडेंट आपने एंट्री ली, तब आपको कितनी नॉलेज बेस था, एंड यहाँ पर आने के बाद कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, कैसे स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मुझे उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। जैसे कैसे आप लोग जब फर्स्ट ईयर में आते हो तब इनिशियली क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, एंड धीरे धीरे करते 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 कैसे आप लोग फैशन शोज़ में पार्टिसिपेट करते हो, मुझे उस प्रोसीजर के बारे में आपसे जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चा फैशन के कॉलेज में आता है उसका यही होता है कि बहुत बर्डन होता है, हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा उसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली तुम्हें वो बर्डन नहीं लगेगा। और मेरा तो यूजुअली ये था, मैं कॉलेज से आने पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी। मतलब स्कूल में तो मैंने कभी भी स्टेज पे खड़े होकर कुछ चीज़ बोली भी नहीं होगी, और राइट नाउ आई एम हैविंग एन पॉडकास्ट विद यू। तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हुई हूँ यहाँ पे आके, प्राची मैम कभी भी खड़ा कर देती है कि निष्ठा तुम बोलो ये चीज़ के बारे में। लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब भी मैम ने मुझे 1-2 बार उसमें भी आया रेडियो में, तो उस आई वॉज लाइक मैं कैसे बोलूँगी, लेकिन उन्होंने बोला तुम कर सकती। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा है ना कॉन्फिडेंट मिला है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। और मैं बोलना सीखी, एटलीस्ट अपने पॉइंट्स रखना, अपने लिए स्टैंड लेना सीखी, जो मुझे स्कूल में कभी भी नहीं सीखी थी, इवन बीकॉम के कॉलेज में भी नहीं सीखी थी, जो मैं NIF में आके सीखी हूँ। उसके बाद फर्स्ट ईयर में मैम बहुत सारी विजिट्स रखाती हैं ताकि हमको अलग अलग फैब्रिक के बारे में पता चले, या कौन सा डिज़ाइनर क्या काम कर रहा है। उदयपुर में रह कर के इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, इतनी अच्छी ग्रेट डिज़ाइंस हैं उन लोग की, और वो लोग भी बाहर तक जा रहे हैं, मतलब बड़े बड़े ग्लोबल फैशन वीक्स तक वो जा रहे हैं। उदयपुर से जाना इज़ लाइक ग्रेट थिंग, क्योंकि यहाँ पे तो पहले कुछ था ही नहीं फ़ैशन का, लेकिन अब जब हुआ है तो ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, एटलीस्ट हम लोग को बहुत एक्सपोजर मिल रहा है।
मैम विजिट्स लगाती हैं, स्केचिंग की क्लासेस रखवाती है, आउटडोर स्केचिंग रखवाती हैं, और रोज़ के रोज़ हमारी सॉफ्टवेयर क्लास होती हैं, हमारी स्केचिंग की क्लास होती है, टेलरिंग की क्लास होती है, पैटर्न मेकिंग, टेक्सटाइल की क्लास होती है। टेक्सटाइल तो मेन है, हम बच्चों को बहुत नींद आती है उस क्लास में, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब मैम हमको अलग अलग चीज़ें सिखाती है। मैम हमको डाइंग का बताती है, मैम मैक्रामे का बताती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये सब प्राची मैम ही ऑर्गेनाइज़ कराती है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि वो एटलीस्ट हमारे लिए इतनी सारी क्लासेस रखी जो हमको नॉलेज ही नहीं थी। साक्षी मैम हमको इतनी सारी स्टाइल्स के बारे में बता दिए। पहले तो हमको कॉलेज से आने पहले यही लगता था कि सिंपल स्टाइल होती है, कुछ बोल्ड पहन लो वो एक स्टाइल हो गई, सिंपल पहन लो वो एक स्टाइल होगी। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो हिमन स्टाइल होती, पंक कोई कल्चर होता है, और मिनिमल एक कल्चर होता है, ये सब एक स्टाइल्स होती है। तो फिर जाके पता चला कि अच्छा इसके अंदर भी हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रेट। सो जैसे आपने स्टाइल्स के बारे में बताया, तो मतलब मुझे नहीं पता कि कितनी टाइप की स्टाइल्स होती हैं, एंड जो जनरल लोग होते हैं रेगुलर जो फैशन में ज़्यादा डील नहीं करते, आई थिंक हम लोग उससे वही चीज़ पहनते हैं जो हमें कंफर्टेबल या हमें लगता है कि हम कांच में अच्छे दिख रहे हैं। हाँ। उससे ज़्यादा दिमाग हम लगाते नहीं हैं। बट एक रेगुलर इंसान को क्या चीज़ पहननी चाहिए अपने फैशन को अपग्रेड करने के लिए, या क्या स्टाइल्स होती हैं डिफरेंट बॉडी टाइप्स के हिसाब से? मुझे आपसे वो समझना है कि क्योंकि आप एक फैशन डिज़ाइनर बनने वाले हो, इनफैक्ट यू ऑलरेडी आर अ फैशन डिज़ाइनर, क्योंकि आप फैशन शोज में गारमेंट्स बना चुके हो, एंड यू हैव बीन टू दुबई फैशन वीक ऑल्सो, सो आई कंसिडर दैट कि यू आर ऑलरेडी अ फैशन डिज़ाइनर। सो मुझे ये बताओ कि कैसे एक रेगुलर लोगों को, हमारे जैसे लोगों को फैशन में क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं, अपने बारे में क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए? फैशन में अपग्रेड करने के लिए यूजुअली एक चीज़ होती है कि हर एक इंसान की अपनी अलग स्टाइल होती है। इट्स जस्ट दिस कि उस इंडिविजुअल को पता नहीं कि उनकी कोई स्टाइल भी है। हम सिर्फ दूसरों से इंस्पायर होकर वो चीज़ पहनना चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। सबकी एक अपनी स्टाइल होती है। कोई एक चीज़ सबको पसंद आती है, किसी को अलग अलग शर्ट्स पसंद है, उसमें डिज़ाइंस पसंद है, या किसी को सिर्फ एक बेल्ट से बहुत अट्रैक्शन होता है कि हम अलग अलग बेल्ट्स पहने, तो सिर्फ उस बेल्ट को लेकर के ही तुम अपना आउटफिट बहुत अपग्रेड भी कर सकते हो। एक अलग अलग डिज़ाइंस हो गई, सम जो हमको रोज़ तो हम कैजुअल वेयर ही पहनते हैं ताकि हम कंफर्टेबल रहें, लेकिन उसमें अलग अलग होता है। कैजुअल वेयर आजकल ऐसा हो गया कि बहुत ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें। यूजुअली पहले शर्ट्स पहन ली, पैंट्स पहन ली और ख़त्म। अभी लिनन की पैंट्स आ रही हैं, लिनन शर्ट्स आ रही हैं। हम चाहे तो मोनोक्रोम आउटफिट बना सकते हैं। मोनोक्रोम इन द से ऊपर और नीचे दोनों सेम फैमिली के आउटफिट्स होने चाहिए। अगर पिंक पहन रहे हो तो नीचे लाइट पिंक हो गया, या उसकी फैमिली का कोई हो गया, पर्पल हो गया, ऐसा। तो ये एक अलग ट्रेंड हो गया। लेकिन आजकल कैजुअल वेयर भी ऐसे आने लग गए कि हमको देखने पर बहुत एस्थेटिक या अपीलिंग लगे, हमारा विजन बहुत अच्छा है कि अच्छा ये इंसान बहुत अच्छा ड्रेसअप हुआ है, क्लीन एंड क्रिस्प होना चाहिए ड्रेसिंग। तो वो बहुत मैटर करता है। एक्चुअली हम जो पहनते हैं वो हमारा पहले दिखता है, बोलने से पहले हम क्या पहने हैं वो दिखता है। तो बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि कपड़ा ऐसा नहीं है कि कौन वेस्ट करे पैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पहनो, तुम्हें दिखेगा कि सामने वाले की तुम्हारा क्या इंप्रेशन बन रहा है। आई थिंक जो भी हम पहनते हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल, हमको हमारे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ट्रेंड चल रहा है वो सब पहन लिया। ट्रेंड फॉलो करो, लेकिन इस तरह से करो कि वो हमारे बॉडी टाइप पे सूट करे। बाकी लोग कहते हैं कि नहीं बॉडी टाइप नहीं देखना चाहिए, जो मर्ज़ी को पहनो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको भी तो कंफर्ट महसूस होना चाहिए। अगर कोई प्लस साइज़ है तो दे कांट वेयर शॉर्ट्स, अब भले पहन भी लिया बट वो कंफर्टेबली महसूस नहीं करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि उनको ए लाइन ड्रेसेस पहननी चाहिए, ताकि उनका लोअर बॉडी पार्ट छुप जाए और उनका फ्लेयर आ जाए एक ड्रेस से, तो एक अच्छे से बैलेंस बॉडी दिखती है, लाइक दैट। अगर किसी का आवर ग्लास फिगर है, आवर ग्लास फिगर में होता है हमारी वेस्ट बहुत सिंज्ड होती है और कर्व्स भी होते हैं, तो हमको उसे और इन्हांस करना चाहिए। लाइक हम ड्रेस पहन रहे हो जो सिंज्ड है वेस्ट से, या बेल्ट अटैच कर लिया उस पर हमारे कर्व्स दिखाने के लिए, या ऑफ शोल्डर पहन लिया, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मतलब एक फैशन डिज़ाइनर एक स्टाइलिस्ट का रोल भी बहुत अच्छे से निभाता है। एक फैशन डिज़ाइनर गारमेंट्स को डिज़ाइन भी करता है, और एक फैशन डिज़ाइनर इन सारी चीज़ों को खुद असेंबल करके बना भी सकता है। सो ये तो मतलब ये बात हो गई कि वन मैन शो है। मतलब फैशन डिज़ाइनर जो है वो इन सारी एक्टिविटीज़ को अपनी पूरी लाइफ साइकिल में अच्छे से समझता है, एंड ड्रेसिंग से लेके उसके गारमेंट के कंस्ट्रक्शन से लेके उसका फैब्रिक सोर्सिंग से लेके और फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक फैशन डिज़ाइनर इन सारी चीज़ों को ओवरव्यू कर सकता है, अपनी कंपनी खुद भी चालू कर सकता है और किसी के अंडर काम भी कर सकता है। ये जस्ट मुझे समझ में आया यहाँ पे। ग्रेट। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जब आप कॉलेज में आए तो
हर इंसान उदयपुर में मतलब इतनी आसानी से फैशन में एडमिशन नहीं ले पाता, क्योंकि फैमिली वाले बहुत बार अलाउ भी नहीं करते। लोगों को ये लगता है कि अरे फैशन डिज़ाइनर बनने जा रहे हो मतलब कुछ टेलरिंग का कोर्स कर रहे हो या तुम स्टिचिंग मशीन चलाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होएगा। तो आपने कैसे ये डिसीजन लिया? आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट करा पहले, या फिर क्या स्टोरी रही इसकी? बैकग्राउंड स्टोरी मुझे बताओ थोड़ी। वैसे तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी अभी तक फैशन डिज़ाइनर है ही नहीं। अगर मैं बन जाती हूँ तो मैं सबसे पहली ही रहूँगी। तो उसके लिए मैंने जब लोगों को बताया कि मुझे ये करना है, तो जैसे कि जो नई जनरेशन है वो तो बहुत एक्साइटेड हो गई कि अच्छा हाँ करो तुम लोग, कोई नया फैशन डिज़ाइनर आएगा हमारी फैमिली में, फर्स्ट होगा। लेकिन मैं बचपन से करती हूँ, मेरे पेरेंट्स को भी पता है, मम्मी को पता है, सबको पता है। लेकिन जब मैंने करने को बोला, मेरा 12th हुआ, मैंने बोला कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग ही करना है, तो मैंने पापा को बोला एंड ही वाज लाइक, वो बिज़नेस में है, उनका फ्रूट बिज़नेस है लेकिन उनका होटल भी है। तो ही वाज लाइक तुम होटल मैनेजमेंट करो, तुम्हें उसमें मैं कर बना रहा हूँ तो तुम्हें बैठना चाहिए। लाइक हर फादर की थिंकिंग होती है कि उनकी डॉटर मेरे कहने पे कुछ अच्छी चीज़ करे। बट फिर मैं मम्मी को शुरू से बोलती आई थी कि मुझे यही करना है, यही करना है। एट द एंड में मम्मी को, मेरे पास स्क्रैप बुक्स थी जिसके अंदर हम लिखते थे कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो मैंने ला के दिया, पूरी स्टोरी प्लान की पहले मैंने कि मैं कैसे बताऊँगी उनको, कि इनको इन्फ्लुएंस करूँगी मुझे यही चीज़ करना है। तो मैं लाई अपनी 5th 6th की बुक्स लाई, मैंने दिखाया कि देखो मैंने इसमें लिखा है कि मेरे को फैशन डिज़ाइनर बनना था बड़े होकर के। एंड देन शी गॉट टू नो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके नेक्स्ट ही डे हम आ गए थे प्राची मैम से बात करने के लिए और मेरा एडमिशन भी हो गया था। और पापा को मनाना इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं बोल रही थी ऑब्वियसली वो मानेंगी। और अब जब जाकर के वो देखते हैं, फर्स्ट वो मेरे सनडाउनर वाले शो में आए थे जो मैम ने ऑर्गेनाइज़ कराया था, उनको लगा कि हाँ कुछ कर रही हूँ मैं, मेरा कुछ तो स्कोप है इसमें, या मैं दिल से करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं दुबई गई, और वैसे वो कहीं नहीं जाते लेकिन मेरे कहने पे वो दुबई भी चले, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा वो मैं इसकी वजह से यहाँ पे आया हूँ। और मैं दुबई फैशन वीक में रिप्रेजेंट करने गई अपने कॉलेज के आउटफिट को, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और उनको लगा कि अच्छा हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। और आगे अभी वो मुझे बहुत सपोर्ट करते, जो भी चीज़ होती है, बट रोज़ मुझे बोलते हैं आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव, मम्मा भी बहुत सपोर्टिव है, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज़ ग्रेट, क्योंकि जनरली पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं, पर आपके केस में मेरे को पता चल रहा है कि पेरेंट्स ने आपको फर्स्ट डे से सपोर्ट करा है, पूरा विच इज़ फ्रीडम दे ग्रेट, रखा विच इज़ है। ग्रेट। क्योंकि उससे मुझे लगता है कि जब आप अपने बच्चों को फ्रीडम देते हो तो बच्चे एक फ्रीडम मिलने के बाद एम्पावर भी फील करते हैं। मतलब उनका एक नज़रिया बदल जाता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी फ्रीडम दी है तो मैं कुछ अच्छी चीज़ करूँ, एंड एटलीस्ट मैं अपना पॉइंट प्रूव करके दिखाऊं कि मैंने इस चीज़ को सेलेक्ट करा था, ये स्ट्रीम को मैंने सेलेक्ट करा था और अब मुझे इसमें कुछ करना है। हाँ, जस्ट टू मेक देम प्राउड, उन्होंने मुझे मेक इतना देम प्राउड फ्रीडम दिया ऑल्सो, है तो। एंड उसमें दो फायदे होते हैं। एक तो आप एम्पावर्ड भी फील करते हो, आपका काम करने का मन भी करता है, क्योंकि आप उसी फील्ड में हो जो आप करना चाहते थे। एंड तीसरा, आपके पास लोगों को प्रूव करने के लिए कुछ एक मोटिव होता है, एक फोकस होता है आपका कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है। एंड जैसे पॉडकास्ट के प्रीवियस डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने बोला कि मैंने बीकॉम भी ट्राई किया, एंड बीकॉम यू सेड दैट यू फेल्ट कि वेस्ट ऑफ टाइम हो गया मेरे लिए। सो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि क्योंकि जनरली लोग जो हैं, अभी तक जो ट्रेंड चलता आया है वो है IIT, IIM, बीकॉम। कॉमर्स में हो तो बीकॉम करो, CA बन जाओ। इंजीनियरिंग में IIT करो, IIM करो, नहीं हुआ तो दूसरे कॉलेज में जाओ और इंजीनियरिंग कर लो, एंड फिर MBA कर लो। ये मैक्सिमम जनता जो है वो यही करी जाती है ना। मुझे ये बताओ कि आपने ऐसा क्यों बोला कि बीकॉम वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम? फॉर मी बीकॉम वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे, और मैंने 11th-12th में कॉमर्स परस्यू किया था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आर्ट्स करना चाहिए था। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे स्कूल, आई एम फ्रॉम सेंट मेरीज, और उसमें आर्ट्स नहीं था, दूसरे वाले ब्रांच में था। तो मुझे अपने फ्रेंड्स को छोड़ के जाना नहीं था, तो मैंने कॉमर्स ले ली जो सब ले रहे थे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे डेवलप किया उसमें इंटरेस्ट, जबकि मुझे नहीं था। बिज़नेस में था, सिर्फ बिज़नेस बहुत अच्छा था मेरा, बाकी अकाउंट्स एंड ऑल दैट मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। बट मैंने 2 साल पढ़ा। फिर जब हम काउंसलिंग लेते हैं 12th के बाद कि हमको आगे क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको काउंसलिंग लेनी ही नहीं चाहिए। हमारा जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए। अगर मैं किसी से भी पूछूंगी मैंने 12th कर लिया, कॉमर्स है, तो ऑब्वियसली सब मुझे बोलेंगे बीकॉम करो, क्योंकि ये पैटर्न रहा है शुरू से, सब बच्चे यही करते आ रहे हैं और सब काउंसिल भी यही करते हैं। तो आई वॉज लाइक कि मुझे करना ही नहीं चाहिए था। चलो मैंने कर भी लिया, काउंसलिंग ले भी ली, तो फिर मुझे सबने बोला कि अभी तुम मास्टर्स मत, तुम फैशन डिज़ाइनिंग मत परस्यू करो, तुम पहले बीकॉम कर लो, उसके बाद नहीं भी हुआ तो एमकॉम कर लेना। ठीक है, एमकॉम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था। फिर बीकॉम कर तो लिया, उसमें भी 3 साल मैं कॉलेज गई, कुछ भी पढ़ाई नहीं होती थी वहाँ पर। बेसिक जो था बुक्स दे देते थे, ये पढ़ लो, इसमें से नोट्स लिखा दिए, पढ़ लो, और एग्ज़ाम में आता उसका अपोजिट ही था। बट जैसे जैसे वो 3 साल गए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं 2 साल मास्टर्स कर रही हूँ NIF से।
तो अभी मुझे सिर्फ 2 साल का एक्सपोजर मिला है यहाँ पे, मैंने कॉलेज का सब कुछ सीख लिया है। अब मैं आगे इंटर्नशिप का करूँगी एंड देन आई विल मूव ऑन टू समथिंग माय ओन, लाइक बिजनेस, ब्रांड एंड समथिंग लाइक दैट। तो मैं सोचती हूँ अगर मैंने बी वॉक करा होता कॉलेज से ही तो मैं अब तक इंटर्नशिप कर रही होती या मैं खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर चुकी होती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस होता। अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 साल का ही है और मेरा कम है, इस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि इंटर्नशिप करके थोड़ा एक्सपीरियंस लूँ और फिर खुद का कुछ करूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा वेस्ट ऑफ टाइम था बीकॉम करना। मैं NIF से ही बी वॉक करती या फैशन में ही कुछ करती तो मेरे लिए अच्छा रहता। ओके, सो मुझसे ये समझ में आता है कि एक ये स्ट्रीम है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। हाँ। लोग सोचते हैं कि हमें बीकॉम ही करना है, उसके बाद हम ये परस्यू करेंगे। बट अगर आप NIF से कोर्सेज कर रहे हैं तो आप लोग पहले बी वॉक के लिए या बी डेस्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका बैचलर्स प्रोग्राम हो गया। एंड उस बैचलर्स प्रोग्राम के बाद यू कैन मूव ऑन टू मास्टर्स प्रोग्राम, राइट? एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले बैचलर्स प्रोग्राम कर लो, क्योंकि उसमें आपको स्टार्टिंग से ही आफ्टर 12th ही अगर आप फैशन में इंटरेस्टेड हो तो आप सीधा जंप कर सकते हो फैशन फील्ड में, और स्क्रैच से सारी चीज़ें सीखते हुए इट इज़ पॉसिबल कि विद इन 3 years यू आर एबल टू डू सम इंटर्नशिप। एंड देन इफ़ यू फील कि भाई अब मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ आगे और एक अपस्केल करने के लिए अपने आप को, तो फिर आप मास्टर्स कीजिए एंड देन यू कैन अगेन गो फॉर जॉब और बिजनेस या जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं। सो दिस इज़ गुड। ये चीज़ हमें ऑडियंस तक पहुँचाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले पॉडकास्ट में हमने कभी ये डिस्कस नहीं किया है इस चीज़ के बारे में। बट एक ऑप्शन और है जो निशिता ने करा है, वो ये है कि आप पहले बीकॉम करे हुए हैं अगर, तो फिर आप मास्टर्स में डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हैं। सो दैट मेरा और टाइम वेस्ट नहीं होता ना। ऑलरेडी मेरे 3 साल तो वेस्ट हो चुके थे बीकॉम में, फिर अगर मैं वापस बी वॉक करती तो मेरे और 3 साल, फिर 2 साल मास्टर्स के भी चले जाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा सजेस्ट किया प्राची मैम ने ही कि तुम ये करो तो तुम्हारे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एम वॉक में हमको सीधा और अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलती, क्योंकि मुझे पहले से ही नॉलेज थी। इसलिए मैं को सोचा कि पहले बी वॉक नहीं भी करूँगी तो चलेगा, बल्कि अगर मैं पहले आती तो मैं बी वॉक ही परस्यू करती फॉर श्योर। एंड इवन आफ्टर डूइंग, जो आपने अभी मास्टर्स की डिग्री करी है अपनी, सो इन ड्यूरिंग द मास्टर्स डिग्री ऑल्सो आई थिंक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? फैकल्टी ने आपको कैसे गाइड करा? सारी चीज़ें आपकी स्मूथली निकल गई या आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया क्योंकि आपने डायरेक्टली मास्टर्स में इनरोल करा था? वैसे तो मुझे कोई भी इशू नहीं आया था, बिकॉज मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट था और सब टीचर्स भी इतने फ्रेंडली हैं, इतने फ्रैंक है कि अगर हम उनसे एक बार कुछ चीज़ समझ नहीं आती, भले हम उसको 10 बार पूछेंगे वो हमको समझा देते हैं। तो जब वो हमारे साथ फ्रेंड्स जैसे रहते हैं तो हमको लगता है कि हमारे को कोई टेंशन नहीं है, जो भी दिक्कत है हम उनको पूछ सकते हैं। और सब कुछ बहुत स्मूथली गया है। 2 साल कैसे चले गए मुझे तो पता भी नहीं चला। कॉलेज में आने के बाद मैं इतना कुछ सीखी यहाँ पर आके। और जब मैं पहले आ रही थी उससे पहले लोग मुझे कहते तुम तो टेलरिंग ही करोगी। मैंने कहा डिज़ाइनिंग एंड टेलरिंग लाइक अ पोल अपार्ट, बहुत डिफरेंस है उसमें। डिज़ाइनिंग तो बहुत अलग चीज़ है, टेलरिंग बहुत अलग चीज़ है। उनको यही, अभी तक लोगों को ये लगता है फैशन डिज़ाइनिंग इक्वल्स टू टेलरिंग, उसके बाद हम टेलर ही बनेंगे, अपना बुटीक खोल लेंगे। बुटीक वाली चीज़ें बहुत पुरानी हो गई अब। बट अब लोगों को पता चल रहा है कि धीरे धीरे लेबल होते हैं, ब्रांड्स आती हैं। उदयपुर से भी ब्रांड बन सकती है, ऐसा नहीं कि उदयपुर में कोई ब्रांड नहीं बना सकता, ऑब्वियसली बना सकता है। बस खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपना काम अच्छा होना चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए उसके लिए। और कॉलेज में तो सब कुछ बहुत सपोर्टिव है। हमको स्केचिंग सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर की क्लासेस मैम रखाती हैं और इवन हमारे को ऑप्शंस देती है कि तुम्हारे को कौन सी टीचर से पढ़ना है। बहुत सारे वो मॉक क्लासेस आती हैं, 2-3 टीचर्स आती हैं, हमको बताती है, हम चूज़ करते हैं तो वही वो टीचर हमारे लगवाती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सॉफ्टवेयर तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, क्योंकि सब कुछ हमको लगता है डिजिटली करें। हम स्केचेस डिजिटल बनाते हैं, हम प्रिंट्स बना लेते हैं, सब कुछ हमको कॉलेज में सीखने को मिला है। ग्रेट। एंड जैसे आपने बताया डिजिटल इलस्ट्रेशंस आजकल इन है, एंड ये जो डिजिटल इलस्ट्रेशंस हैं ये आगे भी काम आते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है बड़ी जो कंपनीज हैं वहाँ पे भी डिजिटल इलस्ट्रेशंस आजकल एज ए डिज़ाइन आप सबमिट करते हो। तो ये क्या प्रोसीजर रहता है अगर कोई बड़ी कंपनी में अगर आज की तारीख में जॉब करने जाता है, या किसी फैशन डिज़ाइनर के अंदर काम कर सकता है, या किसी फैशन कंपनी में काम कर सकता है, गारमेंट कंपनी में? जैसे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, रिलायंस भी आजकल फैशन में आ गया बिग टाइम, आदित्य बिरला ग्रुप है वो फैशन में है, टाटा तो डेफिनेटली, वेस्ट साइड एंड जूडियो काफ़ी टाइम से रही हैं। तो क्या फैशन के जो बच्चे होते हैं उनका इसमें भी कुछ रोल होता है इन आउटलेट्स के अंदर भी काम करने का? मतलब और क्या ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के पास अपार्ट फ्रॉम बीइंग डूइंग योर ओन बिजनेस एंड अपार्ट फ्रॉम वर्किंग विद अ फैशन डिज़ाइनर? ऐसी क्या फील्ड्स हैं जहाँ पे एक फैशन डिज़ाइनर काम कर सकता है?
तो वैसे हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपनी डिज़ाइंस बना सकते हैं। अगर हमारा बिज़नेस भी चल ही रहा है, जो भी है, पार्ट टाइम पे हम ये भी कर सकते हैं कि आजकल बहुत कमी हो गई लोगों के पास कि ना, बहुत कम लोग हैं जो डिजिटली करते थे, लेकिन अब तो फिर भी कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स में अगर हमारे पास अच्छा एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, तो हम वहाँ अपने कनेक्शंस बिठा करके हम उनको डिजिटली हमारे आउट जो भी वो हमको बोलते हैं हम वो डिज़ाइंस बना सकते हैं डिजिटली, या सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो हैंड स्केचिंग होती है वो तो ऑथेंटिक होती ही है, उस वो भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक डिजिटली करना बहुत बेटर होता है। हमको बहुत सारी न्यू न्यू टेक्निक्स मिलती है, हम बहुत सारी प्रिंट्स यूज़ कर सकते हैं, जो हम स्केच नहीं कर सकते वो प्रिंट हम उसमें ला सकते हैं। तो आई थिंक वो करना चाहिए। बड़ी बड़ी ब्रांड्स में जाओ, जो भी तुम चाहते हो उनको, वो जो उनकी जो भी नीड है तुमसे, वो तुम्हें बताएंगे, तुम स्केच करो डिजिटली और तुम दे दो उनको, और दे पे यू फॉर दैट। तो आई थिंक डिजिटली बहुत होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अभी आ गए, हम लोग तो फोटोशॉप पे करते हैं एंड इलस्ट्रेटर पे करते हैं, कोरल ड्रॉ पे करते हैं, लेकिन अभी नए नए 3D सॉफ्टवेयर बता रहे हैं कि हमारा एक आउटफिट पीछे से कैसा लगेगा, साइड से कैसा लगेगा, पूरा वो मॉडल जो भी साइज़ की हम चाहते हैं वो साइज़ की आ जाएगी। जिस भी साइज़ का गारमेंट बनाना है वो उस साइज़ की मॉडल बन जाती है। गारमेंट का क्या फ्लो रहेगा वो सब 3D फैशन में, 3D सॉफ्टवेयर में आ जाता है। तो आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल है और इसमें तो करना ही चाहिए जिसको भी करना है। ग्रेट। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, जैसे आपने बताया कि फैशन में आप अपने इलस्ट्रेशन पे आपने फोकस करा कि सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, एंड इसके अलावा क्या कुछ मैनेजमेंट रोल्स भी होते हैं जो फैशन डिज़ाइनर्स किसी कंपनी के अंदर जाके एनरोल कर सकते हैं? हाँ, फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। वैसे अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं, कोई बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग किसी को डिज़ाइन स्टाइल करना होता है तो वो उसके लिए भी हायर करते हैं। लाइक बड़े शोज़ आते हैं, जैसे टीवी में भी कोई शोज़ आते हैं तो उसके पीछे भी गारमेंट डिज़ाइनर तो चाहिए ही रहता है, गारमेंट स्टाइलिस्ट चाहिए होता है, तो हम उसमें भी काम कर सकते हैं। लाइक स्टाइलिस्ट का, डिज़ाइनर का, अगर तुम्हें डिज़ाइनिंग नहीं भी करनी तो एटलीस्ट तुम स्टाइलिस्ट का कर सकते हो। या इमेज कंसल्टेशन का आजकल बहुत चल गया है कि हम उनको बता सकते हैं कि तुम्हारी कैसे कपड़े पहन सकते हो, तुम कैसे दिखोगे, सब कुछ करके। वैसे इमेज कंसल्टेशन भी बहुत है और जो हम फैशन डिज़ाइनिंग में भी कर सकते हैं। ग्रेट। सो सोशल मीडिया में आजकल मैं देखता हूँ कि सारे फैशन डिज़ाइनर्स आजकल, एवरीवन इज़ ऑन सोशल मीडिया, राइट? एंड बहुत सारे लोग स्टाइलिस्ट बन के आजकल आपको फैशन के बारे में बता रहे हैं ऑनलाइन, एंड अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि हम रेगुलर लोगों को नहीं पता होती उनके बारे में। वो हर कुछ पहन लेते हैं, रेगुलर हम कुछ भी कपड़ा पहन लेते हैं, राइट? व्हाट डू यू थिंक, हाउ इम्पोर्टेंट इट सोशल मीडिया इज़ फॉर अ फैशन डिज़ाइनर? कि क्या हर फैशन डिज़ाइनर को जो एस्पायर कर रहा है, what kind of content should they focus on their social media account, and plus कितना इम्पोर्टेंट होता है एक फैशन डिज़ाइनर के लिए सोशलाइज करना, नए नए लोगों से मिलना कितना इम्पोर्टेंट है? बेसिकली सोशल होने से मेरा ये मतलब है कि अपने आप को आगे रिप्रेजेंट करना, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर सोशल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोवर्ट रहने से कुछ भी नहीं होगा, एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। अपनी डिज़ाइंस, अपना जो काम है उसको दिखाना पड़ेगा। जहाँ तुम्हें मौका मिले, जो भी चीज़ मिले, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। हर मौका ग्रैब करो, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे जाके, कहीं ना कुछ तो लर्न करने को मिलता ही है। तो उसके लिए मुझे लगता है सोशल रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक एवरीवन इज़ स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया राइट नाउ सबको, और मेनली आजकल लोग ऑनलाइन ही शॉप कर रहे हैं। तुम्हारी अगर डिज़ाइंस अच्छी होंगी, तुम उसको अच्छे तरह से, इवन प्रमोशन भी हम अगर करते हैं ना आउटफिट्स का, भले एक किसी गारमेंट का करेंगे, अगर वो बहुत अच्छा होगा तो लोगों को लगेगा कि अच्छा ये अच्छा कर रहे हैं, हमारा अकाउंट स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे, एंड डेफिनेटली वो उसको बाय करने के लिए करेंगे ही। तो आई थिंक सोशल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अकाउंट भी होना चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। लोग आजकल एस्थेटिक बहुत चल गया, तो एस्थेटिक भी होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल रहना। जहाँ पार्टीज़ हो रही है जाओ, लोगों को पता चले तुम क्या कर रहे हो, इसलिए। ग्रेट। एंड सोशल से ही मुझे याद आया कि आपने भी बहुत सोशल एक्टिविटीज़ करी हैं, मतलब सोशल हुए हैं आप, क्योंकि आप दुबई फैशन वीक में गए हुए हो। एंड मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि आप जब दुबई फैशन वीक गए तो जाने से पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने जब अटेंड करा, उससे पहले आपका क्या परसेप्शन था दुनिया के बारे में, एंड व्हेन यू विजिटेड द दुबई फैशन वीक, क्या चेंजेस आपको लगे कि हाँ यार ये चीज़ मुझे यहाँ से देख के अलग दिखी है इस दुनिया में, या मेरा परसेप्शन चेंज हुआ है, और वापस लौट के आपका एक कॉन्फिडेंस या एक अलग आपको फीलिंग आएगी, हाँ मैं जब दुबई फैशन वीक में गई हूँ तो अब मैं ये चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आऊँगी? यूजुअली जब हमको पता चला कि ग्लोबल फैशन वीक्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमको वहाँ से सब कुछ डिज़ाइंस, मतलब क्या इंस्पिरेशन होनी चाहिए, हमने सब कुछ कर लिया। सब कुछ बनने के बाद हमको मैम ने बताया कि तुम्हें 10 डेज़ का रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी मिल सकता है वहाँ जाना हो तो।
एंड मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ जाऊँगी। मैंने घर पर बात करी एंड दे वर लाइक कि हाँ चल। मुझे फर्स्ट जब मैंने बोला, उन्होंने बोला कि हाँ तुझे जाना चाहिए। तो जब मुझे घर से कुछ रोक टोक नहीं थी तो मैंने प्राची मैम को बताया, उन्होंने पूरा गाइड किया और 10 डेज़ का मेरा वहाँ प्रोग्राम था। 10 डेज़ में दुबई में रही एंड आई वॉज फैसिनेटेड विद दुबई लाइफ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसा सोचा कि मुझे आगे जाके वहीं पे रहना है। बहुत अच्छा लगा मुझे। इवन फैशन, वहाँ पे लोग रोड पर चल रहे हैं और इनका इतना अच्छा फैशन सेंस है और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी अजीब सा पहना है। सटल कपड़े, मिनिमल क्लोथ्स पहने हुए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुद को इतना अच्छे से कैरी किया है। दुबई फैशन वीक में जब मैं गई, हमारा सेकंड डे को हमारा शो था, वहाँ पर जाने के बाद मुझे लगा कि बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आएंगे या सब में बहुत एटीट्यूड होगा, जो लोग वहाँ अटेंड कर रहे हैं वो भी। बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली। 2-3 लोगों से मेरा इंटरेक्शन भी हुआ एंड दे वर लाइक, उन सब ने बोला कि हम फर्स्ट टाइम पे यहाँ आए हैं। तो उस वजह से हम लोग बहुत कनेक्ट भी कर लिए। मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी बने वहाँ के ओवर द ग्लोब। लाइक वन इज़ फ्रॉम दुबई इटसेल्फ, वन इज़ फ्रॉम इंडोनेशिया। कहाँ से वहाँ लोग आए थे एंड दे वर माई फ्रेंड्स। स्टिल वो मेरे सोशल्स पे एडेड है, कभी कभी बात भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ जाके कि एटलीस्ट हमारा कोई कनेक्शन तो बना, आगे जाके हमारे को काम भी आ सकता है। व्हेन आई एंटर्ड दी हॉल, जो रनवे होने वाला था, ऑल द डिज़ाइंस वर सो इनोवेटिव। सब कुछ बहुत अच्छा था, इतना सटल अच्छा लग रहा था। हमको लगा कि अगर इंडिया से लोग यहाँ आ गए हैं, और उस टाइम पे हमारा थीम था कि हमको इंडियन कुछ भी टेक्सटाइल को रिप्रेजेंट करना था, तो दुबई फैशन वीक पे इंडियन टेक्सटाइल प्रेजेंट करना तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो बहुत एक्सपोजर मिला कि हमारे को क्या क्या करना चाहिए और बहुत कुछ अच्छा लगा। और वहाँ से आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इंसान को अपने अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने चाहिए, और इवन सटल पहनोगे ना तो भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ड्रेस करना है तुम्हें, या सिंपल सा कुछ भी सॉलिड कलर का कपड़ा पहन लिया बहुत अच्छा लग जाएगा। तो आई थिंक ऐसा होना चाहिए। वरना लोगों को लगता है कि हमको बहुत स्टाइल करना पड़ेगा अच्छा दिखने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल कपड़े पहनने के बाद भी तुम अच्छे दिख सकते हो, बस खुद को कैरी करना आना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ग्रेट यार, ग्रेट जवाब दिया आपने, मेरे को बहुत मज़ा आया सुन के। एंड मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है जो आपने इससे कनेक्ट करा ना, कि जब आप फैशन शोज़ में जाते हो। सो आई अटेंडेड द लंदन फैशन वीक एंड मैं लैक्मे फैशन वीक तो काफ़ी साल से अटेंड कर रहा हूँ। जब से NIF से जुड़ा हूँ तब से अटेंड करे जा रहा हूँ। सो मेरा भी यही ऑब्जर्वेशन है। मुझे भी जब मैं नहीं गया था, जब मैंने फैशन शोज़ नहीं देखे थे, तब मेरा भी यही परसेप्शन था कि बहुत एटीट्यूड होता होगा लोगों के अंदर, या पता नहीं सब ऐसे स्टाइल से चल रहे होंगे, पर ऐसा होता नहीं है। मतलब पीपल आर क्वाइट डाउन टू अर्थ। एंड एक और चीज़ मैंने जो नोटिस करी, बहुत एफर्ट लगाते हैं वो लोग, बहुत मेहनत करते हैं अपने काम के अंदर। उनकी डिज़ाइंस में ही दिखता है कि बहुत एफर्ट है इसमें। बहुत एफर्ट है। एंड इवन द शो जो प्लान करते हैं ना, उसमें भी बहुत एफर्ट डालते हैं। मतलब लाइटिंग से लेके साउंड, म्यूजिक, इवन द इफेक्ट्स पीछे से जो आ रहे हैं, सेट डिज़ाइन जो हो रहा है, एवरीथिंग इज ग्रैंड एंड दे मेक इट एन एक्सपीरियंस फॉर पीपल हु आर सिटिंग देयर। सो व्हेन क्या होता है, जब तक आप फैशन शो अटेंड नहीं करते ना, तब तक आपको ये रियलाइज़ नहीं होता। आपको लगता है जब आप टीवी पे देखते हो कि अच्छा ठीक है, लोग बैठे हुए, लोग तालियां बजा रहे हैं, या ठीक है गारमेंट्स, कोई एक सेलिब्रिटी आ गया वो पहन के। बट ऐसा नहीं है। हर एक मॉडल जो गारमेंट कैरी करती है वो एक एक्सपीरियंस है आपके लिए, इफ़ यू आर अटेंडिंग अ फैशन वीक। एंड मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा। जब मैंने देखना स्टार्ट करा था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक अ फैशन शो फर्स्ट, एंड देन डिज़ाइनर्स, द बैक हैंड एंड फोटोग्राफर्स, जो भी पूरी टीम असेंबल करती है उस काम को। एंड उसी एक्सपीरियंस को लेके विल कम टू नाउ फैशन सनडाउनर, जो कि हमने ऑर्गेनाइज करा था। सो टेल मी अबाउट फैशन सनडाउनर। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो उदयपुर का सबसे ग्रैंड और सक्सेसफुल शो था। मेरे ख्याल से मोर देन ऑडियंस ऑफ 500 लोगों से ज़्यादा की ऑडियंस के सामने हम लोगों ने, उससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं था। इससे पहले उदयपुर में ऐसा कभी शो ही नहीं हुआ था। सो हाउ डिड यू गाइस प्लान्ड? आप लोगों ने कैसे गारमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करा, कैसे सोचा गया? मुझे पूरे प्रोसीजर के बारे में बताओ, फैशन सनडाउनर के बारे में बताओ मुझे कि कैसे स्टार्ट हुआ ये। फैशन सनडाउनर तो बहुत ग्रैंड शो था और मैं उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में थी। मैंने ज्वाइन ही किया था। आई वॉज अ लेट ज्वाइनर एक्चुअली, तो मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद फर्स्ट ही शो मेरा ये आ गया था। तो पहले तो मैं ऐसे हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी, और हमको थीम भी दे दी थी कि हमको मरीन लाइफ से इंस्पायर होकर करना था। तो हमारा था जेलीफिश से इंस्पायर होकर हमको गारमेंट बनाना था। तो पहले तो आई वॉज लाइक मैं कैसे करूँगी, भले मुझे स्टिचिंग आती थी बट स्टिल डिज़ाइन करना, वो अप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, वरना ना सुनने को मिल जाता है तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे पीछे हट जाते कि हमारा तो अब होगा ही नहीं कुछ। लेकिन अच्छा हुआ सब कुछ। और जब हमारा वो शो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जब लोगों ने हमको इतना तारीफ़ करी, हमको एम्ब्रेस किया, कॉन्फिडेंट फील कराया, तो मुझे लगा कि ऐसा आगे भी होना चाहिए।
और उसके बाद मुझ में कॉन्फिडेंट आया कि अच्छा मैं आगे और भी डिज़ाइंस बना सकती हूँ। सारी टीचर्स ने इतनी तारीफ़ करी, सब कुछ बहुत स्मूथली गया और वो शो इतना बड़ा हिट था कि अभी तक लोग हम मुझे जो भी मिलता है वो बोलते तुम्हारा फर्स्ट गारमेंट तो था, वो बहुत अच्छा था, तुम्हारे कॉलेज ने, इवन उनको नाम भी याद रहता है कि सनडाउनर वाला, सनडाउनर नाम ही इतना अलग था कि उन्होंने कभी ऐसा सुना भी नहीं था। अभी तक मुझे लोग बोलते आ रहे हैं कि सनडाउनर तुम्हारा शो बहुत अच्छा था, तुम्हारा जो गारमेंट था वो बहुत अच्छा था। इवन सब बच्चों के गारमेंट, उनके एफर्ट्स उस गारमेंट में दिख रहे थे। किसी ने हैंड पेंट किया है, किसी ने हैंड वर्क किया है उसके ऊपर, खुद स्टिच करा है, अगर डाई करना है तो खुद किया है। इवन सेकेंड ईयर के बच्चे जो थे अभी जो सेकेंड ईयर में हैं, उन लोग ने खुद डाई किया था। लाइक घर की जो चीज़ें होती है, लाइक टी से डाई कर लिया, फ्लावर से डाई कर लिया। इतने बड़े फैब्रिक को डाई करने के बाद तुम स्टिच भी कर रहे हो एंड देन मॉडल पहन के उसको वॉक कर रहे हो, तो खुद में अच्छा लगता है कि हमारे एफर्ट्स सामने दिख रहे हैं हमको अच्छे से, और हमारा भी था तो हमें बहुत अच्छा लगा। सनडाउनर तो बहुत हिट था हमारे लिए। बिल्कुल। एंड फैशन सनडाउनर मेरे लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से एक इवेंट था, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इस स्केल का फैशन शो प्लान नहीं किया था। और अपॉर्चुनिटी बहुत मिली उसके बाद हम लोग को। फिर बिल्कुल। उसके बाद हमको लगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बस ग्रैब कर लो, कुछ भी छोड़ो मत, कहीं ना कहीं आगे कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा। बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली। क्या होता है ना, लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ उसके बाद। हाँ। क्योंकि इससे पहले जब फैशन शोज होते थे तो वो हम इतने बड़े स्केल पे नहीं करते थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन उदयपुर एमिनेंट पर्सनालिटीज़ फ्रॉम उदयपुर दे ट्रस्टेड अस कि हम अच्छा आपके लिए वॉक करेंगे स्टेज पे। डिज़ाइनर्स विशाल राठौर, रंगवाला, ये सब लोगों ने कोलैबोरेट करा हमारे साथ। वो भी बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, क्योंकि एंड ऑब्वियसली हमारी ज्वेलरी स्पॉन्सर भी थे राजस्थान जेम्स। उन्होंने पूरा का पूरा इतने बड़े बड़े ज्वेलरी के सेट्स को मैनेज करना और उस ज्वेलरी को वहाँ पे खड़े होके लोगों को लेना, दैट इज़ अ हेक्टिक जॉब। सो इट वाज गारमेंट्स, मेरे ख्याल से लाखों रुपए के गारमेंट्स, लाखों रुपए की ज्वेलरी, हज़ारों का एफर्ट्स और करोड़ों रुपए के लोग और कम से कम 500-600 लोगों की बड़ी ऑडियंस एंड फुल जैम पैक्ड शो। और उसी में हमारे बच्चों ने भी इतने बढ़िया गारमेंट्स को डिस्प्ले करा। सो इट वाज आई थिंक मेरे ख्याल से वेट फॉर फैशन सनडाउनर 2.0 क्योंकि हम लोग डेफिनेटली वापस आने वाले हैं एंड हम चाहेंगे कि इस बार हम और बड़ा ग्रैंड शो करें। बट आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने उसमें पार्ट लिया एंड यू गाइज डिड, यू वर द मेन की पॉइंट फॉर दैट। ठीक है, वो जो इवेंट हमने करा ना, उसका रीज़न यही था कि हम हमारे स्टूडेंट्स को एक्सपोज करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि NIF ग्लोबल जो है ना, वो उदयपुर का नंबर 1 फैशन डिज़ाइन कॉलेज है। उसके बाद से तो वो हो ही गया, उसके पहले था और लोगों को पता भी चला कि ऐसा कॉलेज भी है। और जब से होली एंड सोली प्राची मैम इसमें आई हैं, उन्होंने कॉलेज का जो विजन है वो ही पूरा चेंज कर लिया। लाइक पहले कॉलेज कैसा था और अब कैसा है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता था। हर चीज़ अपग्रेड कर ली है, सब कुछ अच्छा कर लिया है। बहुत ग्रेटफुल रहता है हम उनके लिए कि हमको हर जगह अपॉर्चुनिटी देती है। हमको मुंबई जाने की अपॉर्चुनिटी दी थी, उन्होंने खुद चूज़ करा कौन कौन बच्चा जाएगा, उनको हमारे में कैपेबिलिटी दिखी होगी इसलिए। तो ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट। ग्रेट। एंड अब मुझे बताओ, जब भी मैं उस फ्लोर पे घूम रहा होता हूँ, मैं एक चक्कर काटता हूँ पूरे इंस्टीट्यूट का एक बार, तब मैं देखता हूँ कि आप लोग एक तो सबसे लेट रुकते हो, ठीक है, और सारे के सारे उस कमरे में बैठ के करते क्या मुझे बताओ, क्योंकि आपका पूरी एक टोली है। तो नाउ टेल मी अबाउट द कॉलेज लाइफ एंड क्या करते हो आप लोग? तो बहुत अच्छी होती है। ऐसी मेरे स्कूल में भी कभी फ्रेंड्स नहीं रहे, मेरे बीकॉम के कॉलेज में भी मेरी कोई लाइफ नहीं थी। मुझे ऐसा था यहाँ आने के बाद जो कॉलेज लाइफ हुई है वो मुझे लगता है एक्चुअल कॉलेज लाइफ मैंने जिए। मैं आगे बता सकती हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस था कॉलेज में, मेरे साथ ऐसा होता था ऐसा होता था। पहले मैं इंट्रोवर्ट थी तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, फिर ऑल 6 ऑफ अस बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद में हम लोग का रोज़ ऐसा हो गया, साथ में आना है, साथ में जाना है, साथ में लंच करने जाना है, कहीं बाहर छुट्टी लेनी है तो साथ में छुट्टी लेंगे। ऐसा नहीं कि एक आ रहा है बाकी नहीं आ रहे, छुट्टी भी साथ में लेनी है। उसके बाद में जब तक कॉलेज से हमको निकाला नहीं जाता है कि तुम जाओ अब कॉलेज बंद होने वाला है, तब तक हम जाते नहीं। अंदर बैठ के बोले हमारा काम करेंगे, काम थोड़ा होता है, बातें ज़्यादा होती है, तो उसमें हमें बहुत मज़ा आता है। और हमको ऐसा लगता है कि कॉलेज में हम रहते हैं ना तो वहाँ पर बातें होती है, मैम को अच्छा लगता है इनफैक्ट कि कॉलेज में ऐसे प्रॉस्पेरिटी रहती है, बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। पर तो हम लेते ही हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत हंसते हैं या मस्ती करते तो हमको कोई डांटता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। और हमको मैम बोलती हाँ हाँ करो कोई बात नहीं, हमको कभी मना नहीं करा कि तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों मस्ती कर रहे हो, तुम पढ़ो। बल्कि ये सब करने के बाद मैम हम पे इतना बिलीव रखती है कि हम आगे कुछ कर पाएंगे, हमको अपॉर्चुनिटीज़ देती है क्योंकि वो हमको बिलीव करती है, भले हम कुछ भी मस्ती कर रहे हो। तो बहुत मज़ा आता है कॉलेज का। एक ही हमारी क्लास है स्टिचिंग वाली क्लास, हम उसी में बैठे होते हैं, पता नहीं क्या है वहाँ पे, हमको पता नहीं, बट बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। मतलब आप लोग स्टिचिंग क्लास के अंदर पूरे दिन अपना टाइम निकालते हो, मैंने देखा है। एंड मैं जब स्टिचिंग क्लास में आता हूँ मुझे उसके बारे में बताओ,
क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत क्रिएटिव चीज़ें होती हैं लोगों की, एंड मैक्सिमम चीज़ें आप लोग वहाँ पे, तो आप लोग क्या करते हो उस क्लास के अंदर? मेनली स्टिचिंग क्लास में हम लोग हैंडवर्क भी करते हैं, हमारा सारा काम हम वही करते हैं। स्टिचिंग जो है बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग उसी में रहते हैं, क्योंकि एक दिन में एक गारमेंट बन जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए किसी को भी तुम देखोगे तो लगेगा 2 दिन तक वो बैठा है, तो ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन काम ही वैसा है, हमको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है उसमें। फिर हम हैंडवर्क सीखते हैं, हम निटिंग सीखते हैं, क्रोशेटिंग सीखते हैं, मैक्रम सीखते हैं, तो हम सब उसी में बैठ के सीखते हैं। तो और ये सब टाइम टेकिंग वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए हमको वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है और हम उसी क्लास में टाइम स्पेंड करते हैं। और कॉलेज इज़ लाइक आवर सेकंड होम है। NIF तो यूजुअली है हमारे लिए एक सेकंड होम है। हम घर से निकल के आते हैं, वहाँ पे पूरा टाइम बिताते हैं, और घर जाके हमको सिर्फ खाना और सोना रहता है, बाकी हमारा टाइम सारा दिन कॉलेज में ही जाता है। तो एक वो क्लास में पता नहीं ऐसा क्या है, हम उस क्लास से बहुत अटैच। जब भी मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि यार शिट मैं क्या करूँगी, इतना टाइम मैं वहाँ स्पेंड करती थी। मुझे बहुत याद आएगी अपनी कॉलेज लाइफ। तो ओके, ग्रेट। सो अब जैसे आपने बोला ही कि भाई कॉलेज लाइफ अब ख़त्म होने वाली है, सो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? कॉलेज लाइफ ख़त्म होने वाली है, अब आगे की चीज़ें बहुत हिट करना चालू हो गई हैं कि आगे अब क्या करना है। अब इतनी एज होने वाली है, आई एम 23, तो मुझे लगता है आगे कुछ करना चाहिए। सही एज है, आई नो एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट स्टिल मुझे तो लगता है कि मेरे को करना चाहिए, सही टाइम है। आगे मैं अभी इंटर्नशिप करूँगी फॉर हाफ अ ईयर और एन ईयर, उसके बाद मैं खुद का बिजनेस ब्रांड पे फोकस करना चालू कर दूँगी, सो दैट मुझे टाइम रहते ही मैं सब करना चालू कर दूँ। मैंने अभी कॉलेज का एक्सपीरियंस ले लिया है, सारे असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम सब कुछ हो गया है। कॉलेज में जो सीखना था सीख लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि इंटर्नशिप में जाकर के मैं सब सीखूँ कि वहाँ क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे करते हैं, सो दैट मुझे मिल जाए कि क्या करना है। ग्रेट। मुझे लगता है कि ना हम NIF में बहुत सारे सॉलिड बिजनेस वाले लोग तैयार कर रहे हैं। जितने बच्चे इस पॉडकास्ट पे आए ना, सब एक से एक बढ़ के सब ने यही बोला है हम अपना खुद का काम करेंगे। हाँ। और ये जेनजी जनरेशन खतरनाक है, उसको लाइटली मत लेना। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ वापस से ये बात, जितने से मैंने बात करी है ना, ये सबको पानी पिला देंगे। सो निशिता, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत सर। मस्त और फास्ट और स्पीडी पॉडकास्ट था। थैंक यू सो मज़ा आया। मच। कैसा लगा आपको बहुत पॉडकास्ट अच्छा करके? लगा सर, फर्स्ट टाइम हुआ है, आपसे भी फर्स्ट टाइम बात हुई, तो ऐसे एकदम फ्रैंक था, रॉ रियल था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो, एंड आई होप कि ऐसा एक और पॉडकास्ट हम प्लान करेंगे जहाँ पे हम टेक्निकल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है सर। एंड बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच सर, आप लोग ने मुझे इतना केपेबल समझा कि मैं पॉडकास्ट कर सकती हूँ। नहीं हुआ, आप लोग केपेबल हैं, एंड हम लोग शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कि इतने अच्छे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं जो कि पॉडकास्ट दे पा रहे हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू गिव अ पॉडकास्ट लाइक दिस। इस सेटअप के अंदर लोग घबरा जाते हैं, लाइट्स वाइट जलती हैं, बट जितने भी बच्चे आए हैं अभी तक, दे हैव शोन दैट, एंड एट एन एज ऑफ 20, 21, 22, 23 आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर तो था ही नहीं 23 का जब मैं था। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप इतने अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, थैंक यू सो मच एंड सर। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। So thank you guys. This was another episode of सोच से मंजिल तक। ऐसे ही अच्छे episodes हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, and today we are signing off again. Thank you so much. See you soon.